अभी कल ही दिल्ली हाईकोर्ट ने वरिष्ठ पत्रकार और टीवी पत्रकारिता की जानी मानी शख्सियत विनोद दुआ के खिलाफ दिल्ली के बीजेपी नेता की दर्ज एफआईआर पर तफ्तीश करने से रोक लगा दी, ये कहते हुए कि इससे केवल याचिकाकर्ता यानी विनोद दुआ को खामखा परेशान किया जाएगा। यानी दिल्ली हाईकोर्ट भी ये मान रहा था कि एफआईआर केवल याचिकाकर्ता को परेशान करने के लिए दर्ज की गई थी, इसका कोई और मकसद नहीं था। लेकिन इधर दिल्ली हाईकोर्ट विनोद दुआ को ये राहत देता है और उधर आज तड़के विनोद दुआ के दिल्ली के घर पर हिमाचल प्रदेश पुलिस पहुंचती है और उन्हें ये नोटिस थमाती है कि आपको कल शिमला के कुमारसैन पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट करना है। आज नोटिस मिल रहा है और कोरोना के इस दौर में कल उनको हिमाचल प्रदेश पहुंचना है पुलिस स्टेशन और रिपोर्ट करना है। और इस नोटिस में मतलब ये बताया गया कि उन पर मुकदमा है, उसमें देशद्रोह का भी उन पर मुकदमा दायर किया गया और उनको कल रिपोर्ट करना है पुलिस स्टेशन में। ये सूचना विनोद दुआ ने खुद आज अपनी फेसबुक पेज पर डाली। आपको तो पता ही है, हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है और विनोद दुआ उन वरिष्ठ पत्रकारों की जमात में से हैं जो सरकारों से, पिछली कई सरकारों से सवाल करते आए हैं। मैंने तो उन्हें राजीव गांधी के कार्यकाल में केंद्रीय मंत्रियों से दूरदर्शन पर सवाल करते भी देखा है। विनोद दुआ मोदी सरकार से भी सवाल करते हैं। हर वो पत्रकार सत्ता से सवाल करता है जो सत्ता की दलाली नहीं करता, लेकिन सवाल करने वाले पत्रकार मोदी सरकार, उनकी पुलिस, बीजेपी नेताओं और बीजेपी की राज्य सरकारों को पसंद नहीं आते। लेकिन आज के अपने न्यूज़ के नॉनसेंस शो में पहले मैं आपको दो ऐसे तथाकथित पत्रकारों की ताज़ा नॉनसेंस से रूबरू करवाऊंगा जिसे देखकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सुरमा भी गश खाकर गिर पड़े। अपने अलग अलग चैनलों के शो में ये दोनों तथाकथित पत्रकार तथ्यहीन बिना स्रोत के हमें जानकारी देते हैं कि चीन ड्रैगन नहीं गीदड़ है और उसकी सेना को जंग लग चुका है, वो कमज़ोर सेना है, उसके पास लड़ने वाले लोग नहीं है, वो नास्तिक देश है, इसलिए भारत जैसे आस्थावान देश से उसका हारना तय है। अरे भाई, चीन को लेकर ऐसी बड़बोली बातें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी नहीं की अभी तक, बीजेपी के कद्दावर नेता भी नहीं बोले ऐसा कुछ। लेकिन इन दोनों पत्रकारों ने तय कर रखा है जहां सरकार नहीं बोलेगी तो वो सरकार का प्रवक्ता बनकर अपने अपने मंच से बोलेंगे। तो पहले ये दोनों क्लिप देखिए, छोटी सी क्लिप, फिर उस शो के, दोनों के उस शो की एक छोटी सी क्लिप, फिर आगे बात करेंगे। पहले देखिए सुधीर चौधरी को, बोल रहे आपने अब तक जो भी चीन को लेकर किताबें साहित्य पढ़ा वो सब गलत था। चीन की सेना को लेकर भ्रम फैलाया गया कि उसकी सेना बड़ी मजबूत है, लेकिन फैक्ट कुछ और है। सुनिए एक झलक। चीन के ज्यादातर सैनिक अपने माता पिता की इकलौती संतान हैं। ऐसे में मुमकिन है कि युद्ध की स्थिति में चीन के सैनिक देश से पहले अपने परिवार के बारे में सोचेंगे और ये वो इकलौती संतान हैं जिन्हें उनके माँ बाप ने बड़े नाजों से पाला है। ये सख्ती के आदी नहीं है, ये मुश्किल जीवन के आदी नहीं है। इसलिए ये लोग जब सेना में आते हैं तो बहुत कमजोर साबित होते हैं और इनके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां इतनी बड़ी हैं कि ये लड़ने से पहले अपने परिवारों के बारे में सोचेंगे, अपनी जान बचाने के बारे में सोचेंगे। और हम आगे चलकर आपको ये भी बताएंगे कि इनमें से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो अपनी मर्जी से चीन की सेना में आए भी नहीं। अब सुनिए अमीश देवगन को, जो कि बता रहे कि कैसे चीन जो है नास्तिक देश है और उसका भारत से हारना तय है। जिस चीन को हम ड्रैगन समझते हैं, ये ड्रैगन नहीं, ये गीदड़ है। 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ तो उस वक्त चीन बौद्ध धर्म का पूरी तरह पालन करता था। यानी उस वक्त चीन के साथ एक धार्मिक शक्ति जुड़ी थी। दरअसल जिस देश में धार्मिक भावना होती है वहां के लोग अपने देश के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं। लेकिन आज चीन एक बड़ा नास्तिक मुल्क है, यानी अब वहां देश के लिए जीने मरने की भावना लगभग खत्म हो चुकी है। इसके अलावा चीन ने लंबे समय तक एक बच्चे की नीति यानी वन चाइल्ड पॉलिसी का पालन किया है, जिसके चलते वहां के लोग
देश के लिए शहादत देने से बहुत डरते हैं। 1979 में वियतनाम का एक युद्ध लड़ा था, उसके बाद चीन की सेना ने जंग ही नहीं लड़ी है, यानी जंग लग चुका है उनकी सेना को। यह बात ध्यान में रखिए आप। इन दोनों के व्हाट्सएपीय ज्ञान की पोल मैं खोलूंगा। बहरहाल मैं तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक तरफ विनोद दुआ है जो वॉचडॉग पत्रकार होने का ईमानदारी से फ़र्ज़ निभाते हैं, वॉचडॉग मीडिया के स्तंभ हैं जिनके खिलाफ दनादन FIR हो रही। तो दूसरी तरफ सुधीर चौधरी और अमीश जैसे तथाकथित पत्रकार हैं जो दरअसल उन पत्रकारों की श्रेणी में आते हैं जिनकी वजह से पिछले कुछ सालों में ये शब्द पॉपुलर हुआ, लैपडॉग या गोदी मीडिया। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़ बाज प्रभात शुंगलू और आप देख रहे हैं मेरा आज का मीडिया पर शो न्यूज़ का नॉनसेंस। मेरा आज का सवाल, क्या फेक न्यूज़ के ज़रिए गोदी पत्रकार दर्शकों को गुमराह कर रहे हैं? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। आपको लगता होगा कि ये दोनों तथाकथित पत्रकार देश प्रेम की बातें कर रहे हैं। इन दोनों पत्रकारों की बात सुनेंगे तो लगेगा कि भारत को तुरंत चीन पर आक्रमण करके उसको सबक सिखाना चाहिए। आखिर चीन की बेसाथी क्या है? इनको आतंकियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक और किसी देश से युद्ध करना एक जैसा लगता है इन दोनों तथाकथित पत्रकारों को। मानो दो न्यूक्लियर पावर देशों में लड़ाई कोई बच्चों का खेल हो। लेकिन भारत सरकार ऐसा नहीं सोचती। मौजूदा भारत चीन क्राइसिस के इस दौर में भारत सरकार लद्दाख बॉर्डर पर घटित होने वाली गतिविधियों को चीन के साथ बातचीत करके सुलझाना चाहती है और लगातार बातचीत हो रही है। इन दोनों पत्रकारों से पूछना चाहिए, क्या बातचीत के रास्ते दो देशों के तनाव को कम करना कायरता की निशानी है? क्या सरहद पर शांति बनाए रखना देश हित में नहीं है? डिप्लोमेसी का मतलब ही है लड़ाई से दूर रहना। अब देखिए ये दोनों तर्क क्या दे रहे हैं। अपने उस शो में सुधीर चौधरी ने भी ये कहा कि भारत के पास 14 लाख की मिलिट्री सेना है, चीन के पास 10 लाख से भी कम, यानी ये सही मौका है, आक्रमण कर दो, हमला कर दो। ये कहना चाह रहे थे ना। ये सही है कि चीन की सेना यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA दुनिया की सबसे बड़ी ग्राउंड फोर्स थी, लेकिन शी जिनपिंग के राष्ट्रपति बनने के बाद चीन ने अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव किया। उसने नेवी और एयरफोर्स पर ज़्यादा फोकस करना शुरू किया। रॉकेट फोर्स और स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स पर फोकस करना शुरू किया। सेना को मॉडर्नाइज करने की रणनीति अपनाई। साइबर वॉरफेयर के अखाड़े में कूदी। PLA की जो ग्राउंड फोर्स कम की, मगर उधर काटा तो इधर इजाफा किया। ग्राउंड फोर्स कम की तो इधर इजाफा किया। नेवी और एयरफोर्स को चुस्त दुरुस्त, रॉकेट फोर्स को चुस्त दुरुस्त। अब देखा जाए तो स्टैटिस्टिका वेबसाइट के मुताबिक अमेरिका के पास 14 लाख और रूस के पास करीब 10 लाख की फौज है। भारत के पास तो 14.5 लाख है। तो सुधीर चौधरी के कुतर्क के हिसाब से चलें तो अमेरिका और रूस भारत से कमज़ोर ताकतें हैं। चीन का डिफेंस बजट अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। भारत का डिफेंस बजट चौथे स्थान पर है। यह आंकड़ा 2014 का और वर्ल्ड बैंक डेटा पर आधारित है। इसी साल के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के मुताबिक चीन की डिफेंस स्पेंडिंग भारत से 3 गुना ज़्यादा है, जबकि भारत का डिफेंस पर खर्च उसकी GDP का 2.4% है, जबकि चीन का डिफेंस पर खर्च उसकी GDP का 1.9% है। लेकिन चीन $15 ट्रिलियन इकॉनमी है और भारत अभी $3 ट्रिलियन इकॉनमी भी नहीं बना है। $5 ट्रिलियन इकॉनमी की बात और दावे ज़रूर हो रहे हैं। सुधीर चौधरी और अमीश देवगन की माने तो चीन में 2015 तक वन चाइल्ड पॉलिसी थी, इसलिए सेना में भी
जो भर्ती होता है वो देश नहीं, अपने परिवार का पहले सोचता है। तो परिवार में सिर्फ एक बच्चा होता है, और अगर लड़का हुआ तो वो इसलिए परिवार से उसका जुड़ाव बहुत होता है, देश के बारे में नहीं सोचता है। इसलिए चीन की सेना लड़ना नहीं चाहती, लड़ने से पहले अपनी जान बचाने के बारे में सोचती है। ये कनेक्शन समझ नहीं आया, जबकि आबादी के लिहाज से चीन हमसे आज भी आगे है। और किस देश की सेना का जज्बा या हौसला कम हो सकता है, चाहे वो कोई भी देश हो, छोटे से छोटा देश ही क्यों ना हो। चीन ने वन चाइल्ड पॉलिसी 5 साल पहले रद्द कर दी थी। उसके पहले भी जब 79 में ये पॉलिसी लागू हुई थी वन चाइल्ड की, उस दौरान भी, उसके बाद भी, मतलब गांव के लोग जिनकी पहली संतान बेटी थी उन्हें दूसरी संतान पैदा करने की तब भी इजाजत थी। दोनों कहते हैं कि 40 साल से चीन ने कोई युद्ध नहीं लड़ा, वो आउट ऑफ प्रैक्टिस है। मतलब यही मौका है चीन पर हमला कर देने का। और इसलिए भी कि हम तो प्रैक्टिस में रहे, हमने कारगिल लड़ा, बालाकोट और सर्जिकल स्ट्राइक किया। भारत की सेना की तो प्रैक्टिस है, चीन आउट ऑफ प्रैक्टिस है। सवाल यह है कि भारत और चीन दोनों न्यूक्लियर ताकतें हैं। क्या आजकल युद्ध आमने सामने वाला होगा या उस युद्ध का रूप दूसरा होगा? अगर युद्ध होता है तो क्या उसका रूप नॉन काइनेटिक वॉरफेयर का नहीं होगा, इंफॉर्मेशन वॉर या फिर साइबर अटैक से नहीं होगा? ये कैसे कहा जा सकता है? साइबर एस्पिनाज से नहीं होगा, ये वॉर कैसे कहा जा सकता है? चीन और भारत के बीच सीमा को लेकर नोकझोंक चलती रही है, लेकिन यह भी सही है कि चीन भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। दोनों ही देश आर्थिक उन्नति का अपना नया रोड मैप तैयार कर रहे हैं। अमीश देवगन तो ये भी बताते हैं कि चीन जब 1962 में भारत से जीता तब वो बौद्ध धर्म को मानने वाला आस्थावान देश था, अब वो नास्तिक देश हो गया है। इसलिए इस बार तो भारत से जरूर हारेगा चीन अगर लड़ाई होगी तो। आस्था और मजहब का देश की मिलिट्री ताकत से क्या रिश्ता है? उसकी जीत हार से क्या रिश्ता है? अमीश का ये तर्क अगर माना जाए तो क्या 1962 में चीन की जीत हिंदू धर्म पर बौद्ध धर्म की विजय थी? ये बेसिर पैर की बात नहीं तो और क्या है? जबकि असलियत कुछ और है, क्योंकि किसी को अमीश को बताना होगा कि चीन 1962 में भी वही था, कोई ऑफिशियल रिलीजन उसका बुद्धिज्म नहीं था और नहीं आज है। वो कल भी कम्युनिस्ट देश था, एक पार्टी का ही एक छत्र राज था, आज भी है। चीन में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, जैसे ईसाई और मुस्लिम भी हैं, कन्फ्यूशनिज्म भी है, ताओइज्म भी है। हालांकि पूजा स्थानों और धार्मिक कार्य प्रणालियों पर भी सरकार और कम्युनिस्ट पार्टी का ही कंट्रोल है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये दोनों पत्रकार कोरोना काल में चीन से युद्ध को लेकर इतने एग्रेसिव क्यों हो रहे हैं? ये क्या वाकई भारत चीन युद्ध देखना चाहते हैं? क्या ये दोनों तथाकथित पत्रकार लड़ाई खून खराबा चाहते हैं? क्या लड़ाई से कोई मसला हल हुआ है? लेकिन इन दोनों को ये समझाने से क्या फ़ायदा, क्योंकि इन्हें सच से परहेज़ है। इन्हें सच भी बताओ तो वो फेक न्यूज़ की ही उल्टी करेंगे। मेरा आज का सवाल फिर दोहराता हूँ, क्या फेक न्यूज़ के ज़रिए गोदी पत्रकार दर्शकों को गुमराह कर रहे? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। आपको आज का न्यूज़ का नॉनसेंस शो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। तो आज का शो बस इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।